नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं, वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत सूत्रों के हवाले से मिल रही सबसे बड़ी खबर से करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई बड़े नाम बताए जा रहे हैं। मदन राठौड़ का नाम सबसे आगे चल रहा है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के पद से सीपी जोशी ने इस्तीफा सौंप दिया है और इसके बाद सभी के मन में यह सवाल है कि जोशी के बाद आखिर कौन। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। मदन राठौड़ का नाम इस वक्त इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। संघ की भी पसंद माने जाते हैं मदन राठौड़। प्रभुलाल सैनी और राजेंद्र गहलोत के नाम भी इसमें शामिल हैं। तो वहीं कुलदीप धनखड़, दामोदर अग्रवाल के नामों की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। उपचुनाव से पहले कहा जा रहा है कि नया अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। सीपी जोशी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। पिछले 4 दिन से सीपी जोशी दिल्ली में है। वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने भी पहुंचे थे। सीपी जोशी ने इस्तीफे की एक बार पहले भी लोकसभा चुनावों के परिणाम आते ही पेशकश कर दी थी। दरअसल प्रदेश में सीएम और प्रदेशाध्यक्ष दोनों महत्वपूर्ण पदों पर ब्राह्मण नेताओं के होने से जातिगत समीकरण बदल गए हैं। पार्टी के चुनावी फॉर्मूले में हमेशा से इन दोनों पदों पर अलग अलग जाति के नेता को रखा जाता है। इस बार संयोग से दोनों ही पदों पर ब्राह्मण नेता हैं। ऐसे में उनके इस्तीफे को सोशल इंजीनियरिंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सीपी जोशी को अपनी उपलब्धियों पर जितनी वाहवाही मिली उतनी उनके हिस्से में नाकामी भी आई। सूबे में सरकार बनाने से उनकी तारीफों के पुल बांधे गए, मगर लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर हुई हार ने उनकी उपलब्धियों पर पानी फेर दिया। अब जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके सामने उपचुनाव को जिताने की चुनौती होगी। साथ ही सत्ता और संगठन को साथ लेकर चलना भी कोई आसान काम नहीं है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और बुलेटिन में अब बात करेंगे साधु संतों पर संग्राम की। विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य श्रवण कुमार द्वारा बुधवार को पशुपालन विभाग की अनुदान मांगों के दौरान साधु संतों और बाबाओं को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष की ओर से सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने यह मामला उठाया और संबंधित विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले को शांत करने के लिए सदन की कार्रवाई से विधायक के बोले हुए शब्दों को हटा दिया। ये रिपोर्ट है। कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के विधानसभा में बाबा पर दिए गए विवादित बयान पर सत्ता पक्ष लामबंद हो गया है। सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया है कि श्रवण कुमार को माफी मांगनी ही पड़ेगी, जिसके बाद श्रवण कुमार ने माफी मांग ली। साधु के प्रति बड़ी पवित्र भावना है। कहाँ जेल में हो साधु जो जेल में पड़े उनके लिए दुर्भावना है। सत्ता पक्ष की ओर से सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने यह मामला उठाया और संबंधित विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये देश के सन्यासी वर्ग पर बहुत गंभीर टिप्पणी है, बहुत अपमानजनक टिप्पणी है। मैं इसके मेरी तरफ से भी और मेरे पूरे विधायक साथियों की तरफ से इस पर आपत्ति दर्ज करवाता हूं, इसकी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और आपसे आसन से गुजारिश करता हूं कि ऐसे माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई भी करें और सदस्य से माफी भी मंगवाएं और उसको विलोपित भी करें। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले को शांत करने के लिए सदन की कार्यवाही से विधायक के बोले हुए शब्दों को हटा दिया। चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल सदन में नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की व्यवस्था के बावजूद सत्ता पक्ष के सदस्य कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने पर अड़ गए। डीएसपी क्षेत्र को लेकर के कांग्रेस ने पूरा मुद्दा उठाया था और हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है। हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है, तो विधायक को माफी मांगनी चाहिए। सनातन धर्म का अपमान। सदन में सीकर से विधायक राजेंद्र पारीख श्रवण कुमार के पक्ष में खड़े हुए। उनके बयान को सुनकर सत्ता पक्ष एक बार फिर तिलमिला उठा। माफी मांगो। ऐसे में विधानसभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। 15 मिनट बाद विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, जिसके बाद पक्ष विपक्ष दोनों पक्षों ने माना कि भविष्य में सदन में कोई भी विधायक ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
बेचारी मैडम पर बवाल। वैसे तो होश संभालते ही बड़े और बूढ़े बच्चों को बोलना सिखाने लगते हैं, लेकिन क्या और कितना बोलना है इसे अच्छे नहीं समझ पाते। सुबह में कांग्रेस विधायक के ऐसे ही बयान पर बवाल मचा है। 3 घंटे मैडम को खड़ा रख दिया आपने और उसका रिजल्ट क्या? बेचारी मैडम वाले बयान पर छिड़ी रार। पौने 3 घंटे मैडम को खड़ा रहना पड़ा। कांग्रेस नेता के बयान पर दिया तगड़ा पलटवार। बयान से पता चलती है कांग्रेस की मानसिकता। जो कांग्रेस की मानसिकता है वो दर्शाता है। इस तरह के बयान इनके एमएलए दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की विरोधी है कांग्रेस। पौने 3 घंटे, सुनिए, पौने 3 घंटे आपने, 1 मिनट रोहित जी, पौने 3 घंटे मैडम को खड़ा रख दिया आपने। हर बोले जाने वाले बोल का मोल होता है, इसलिए जुबान खोलने के पहले सोचने विचारने की सलाह दी जाती है। ये बोले गए शब्दों का ही जादू है कि कोई झट से दोस्त बन जाता है, जबकि बिना सोचे समझे बोलने वाले से लोग किनारा कर लेते हैं। बात इसलिए क्योंकि ऐसे ही एक बोल पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। पौने 3 घंटे, सुनिए, पौने 3 घंटे आपने, 1 मिनट रोहित जी, पौने 3 घंटे मैडम को खड़ा रख दिया आपने और उसका रिजल्ट क्या? जो बजट था उसको 2-2, 4-4, 50-50 लाख में बांट दिया आपने। इसलिए बेचारी को पौने 3 घंटे मैडम को खड़ा रहना पड़ा। दरअसल विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया, उसी से कांग्रेस की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को एक वीडियो जारी कर इस बयान की निंदा की है और विपक्षी नेता को करारा जवाब दिया है। अपने लिए अमीन कागजी के इस्तेमाल की गई भाषा को दिया कुमारी ने कांग्रेस की महिला को कोई पद ना देने वाली सोच करार दिया। ये जो कांग्रेस की मानसिकता है वो दर्शाता है। इस तरह के बयान इनके एमएलए दे रहे हैं। जब इनकी पार्टी सत्ता में थी उस समय भी इन्होंने महिला विरोधी बयान दिए थे। इनके सरकार में इनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा ये तो मर्दों का प्रदेश है, और आज इनके एमएलए कह रहे हैं कि महिला वित्त मंत्री है, बिचारी महिला वित्त मंत्री। इसका मतलब आपको बहुत बड़ी आपत्ति है आपको कि महिला वित्त मंत्री कैसे बन गई। दिया कुमारी ने कहा कि बीजेपी ने केंद्र और प्रदेश में महिला को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन कांग्रेस को इससे परेशानी है। उससे इनको आपत्ति है, इनको प्रॉब्लम है कि महिला को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, महिला को सिर्फ घर पे बैठना चाहिए और कुछ काम नहीं देना चाहिए, ना महिला को कोई पद मिलना चाहिए। ये बहुत ही इस तरह की मानसिकता है, बहुत ही ओछी मानसिकता दर्शाता है और ये बहुत गलत बयान है। दरअसल कांग्रेस विधायक कागजी कहना यही चाहते थे कि भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट उन्हीं अधिकारियों ने बनाया है जिन्होंने गहलोत सरकार में बनाया था, लेकिन बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के चक्कर में कागजी दिया कुमारी को बेचारी बोल गए। उनकी जुबान से निकले इसी शब्द के जरिए बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और उसे आधी आबादी का दुश्मन साबित करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वही राजस्थान विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर हंगामा देखने को मिला, लेकिन विधानसभा में उस वक्त भी हंगामा हुआ जब सिविल लाइन से बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने कांग्रेस पर सरकार में रहते हुए देवस्थानम बोर्ड का पैसा दूसरी जगह देने का आरोप लगा दिया। देवस्थान का पैसा ईदगाह को कैसे दे सकते हैं? गोविंद देव जी के लिए वोट और ईदगाह के लिए समर्पण, ये कौन सा न्याय है? बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा का कांग्रेस पर हमला। देवालियों से लिया गया पैसा ईदगाहों को देने का आरोप। सदन में गोपाल शर्मा और रफीक खान के बीच तू-तू मैं। प्रदेश में उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने कांग्रेस को नए मुद्दे पर घेरा है, जिसकी झलक सदन में गोपाल शर्मा और रफीक खान के बीच तू-तू मैं के तौर पर देखी गई।
उपचुनाव के तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ हो, मगर बीजेपी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। राजस्थान विधानसभा में देवस्थान विभाग की मांगों के दौरान सिविल लाइन से बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा और आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक रफीक खान के बीच मंदिरों को आर्थिक मदद के मसले पर जमकर तनातनी देखने को मिली। ईदगाह के लिए 9 करोड़ 82 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बिना किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किए हुए दिया गया और 2 करोड़ रुपए बैठिए क्या नहीं बोलेंगे, चल रही है, देवस्थान की बात चल रही है, होगी बात। देवस्थान का पैसा ईदगाह को कैसे दे सकते हैं? मंदिरों से लिया हुआ पैसा 2 करोड़ 45 लाख 50 हजार रुपए शांत रहे। ईदगाह के लिए दिए गए, 1 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च भी हो गए। गोविंद दिवालियों का पैसा गोविंद देव जी के लिए होल्ड और ईदगाह के लिए समर्पण, ये कौन सा न्याय है? गोपाल शर्मा ने कांग्रेस पर सरकार में रहते हुए मंदिरों के चंदे के पैसे को मस्जिदों के विकास में लगाने का आरोप लगाया। इस दौरान रफीक खान आग बबूला हो गए और गोपाल शर्मा को हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से बाहर आने की नसीहत दे डाली। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। बीजेपी वालों के पास कल हिंदू मुसलमान के खिलाफ कोई बात नहीं है, कल इसी से अपना वोट बैंक बनाते हैं। इनका चीज इनके पास नाम नहीं है और ये लोग ऐसा बात सदन में बोल के अपना नंबर बनाना चाहते हैं ऊपर मोदी जी तक, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इनका ये सिस्टम है। आज मुसलमान हिंदुस्तान का नागरिक नहीं क्या, ऐसी नागरिक नहीं क्या, सिख ईसाई हिंदुस्तान नागरिक नहीं क्या, जो इनकी जो आवश्यकता होती है उस हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भाजपा विधायक शत्रुघ्न गौतम और बाबा बालकनाथ ने भी कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। केवल उनके मन मस्तिष्क में एक ही विचार है कि तुष्टीकरण की नीति और अल्पसंख्यक समुदाय को साधना। वो खूब हर संभव प्रयास करते हैं कि ये खुश रहें, लेकिन ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए। राजधर्म का पालन करना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसे कितने ही निर्णय किए जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को साधने का और राजी रखने का प्रयास किया। इनकी परंपरा रही है, ये इनकी वास्तविक चरित्र को दर्शाता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेता हो, चाहे आज विधानसभा में उनके एक विधायक हो, कल के दिन जो उन्होंने कहा है, ये कांग्रेस की वास्तविकता को दर्शाता है कि सनातन हिंदू विरोधी है। दिवालियों के 2 करोड़ 45 लाख 50 हजार रुपए ईदगाह को बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिए गए या नहीं, ये जांच का मुद्दा है। लेकिन उपचुनाव से पहले एक बार फिर मंदिर मस्जिद का मुद्दा सुर्खियों में है। अब जनता को इससे कितना फर्क पड़ता है, ये 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। वही विधानसभा में आज जमकर शायरी का दौर भी देखने को मिला। इस दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने शायरी के जरिए एक दूसरे पर कटाक्ष किए। बात हदों से पार हो गई, कविता खुद बेजार हो गई, परेशान हो गई। बात हदों से पार हो गई, कविता खुद बेजार हो गई, असली कवि गुमनाम हो गए और नकली की भरमार हो गई। जमीन पर बैठ के क्यों आसमान देखते हो? जमीन पर बैठ के क्यों आसमान देखते हो? पंख भगोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है कि दुनिया तेरी उड़ान देखना चाहती है। हम तो पत्ते नहीं जो पेड़, हम तो वो पत्ते नहीं जो पेड़ से टूट कर गिर जाते हैं। हम तो वो पत्ते नहीं जो पेड़ से टूट कर गिर जाते हैं। मेहनत से उठे हैं, मेहनत का दर्द जानते हैं, आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र हम जानते हैं। आप सहकारिता पे वापस आ जाओ। मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग तो हौसले भी बुलंद हो, तो एक अखबार बेचने वाले भी कलाम बन सकता है। पति जी एक बात मैं भी कहूँगा, शायरी आती नहीं है, शायरी करने लगे। श्रवण जी को शायरी चारा समझ के सब गधे चरने लगे।
बात एनकाउंटर की, एक्सरे की करेंगे। बहुचर्चित आनंदपाल सिंह एनकाउंटर के करीब 7 साल बाद जोधपुर एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों पर धारा 302 यानी कि हत्या के तहत केस चलाया जाए। आखिर सवाल ये कि इतने साल बाद कोर्ट को क्लोजर रिपोर्ट में कौन सी खामियां नजर आई जिसके चलते उसे खारिज किया गया। गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस में पुलिस को झटका। एसीजेएम सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला। आरोपी पुलिस वालों पर हत्या के तहत केस चलाने का निर्देश। जून 2017 राजस्थान के चुरू में पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर किया। लंबे वक्त तक गैंगस्टर आनंदपाल का परिवार इंसाफ के लिए कोर्ट के चक्कर लगाता रहा। मामले की सुनवाई तब से जोधपुर की सीबीआई कोर्ट में चल रही थी, लेकिन बुधवार को कोर्ट के फैसले ने गैंगस्टर आनंदपाल के परिवार को जहां बड़ी राहत दी, वहीं पुलिस के लिए कोर्ट का फैसला किसी झटके से कम नहीं है। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने रिपोर्ट पर कई सवाल भी खड़े किए। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चुरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर और आरएसी हेड कांस्टेबल समेत 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलाने के आदेश दिए हैं। आनंदपाल हत्याकांड में जो विषय है वो सीबीआई कोर्ट के द्वारा ये तय किया गया है और निश्चित रूप से बड़ा ही निष्पक्ष और जो भी न्याय होगा वो सीबीआई कोर्ट के द्वारा होगा और उसको सीबीआई कोर्ट जो भी तय करेगी वो मुकदमा आगे जाकर चलेगा। परिवार एनकाउंटर पर शुरू से ही सवाल खड़े कर रहा था। अब कोर्ट ने भी सीबीआई की कई दलीलों को शक की नजर से देखा है। दलील नंबर 1, तत्कालीन सीओ कुचामन विद्या प्रकाश ने शीशे में देखकर सीढ़ियों से आनंदपाल को गोली मारने की बात कही, लेकिन उनके बुलेट्स के खोखे छत पर मिले। इतना ही नहीं, किसी भी गवाह ने विद्या प्रकाश के सीढ़ियों पर होने की बात नहीं कबूली। दलील नंबर 2, दलील में कहा गया कि गोली लगने के बाद आनंदपाल सीढ़ियों पर सामने की तरफ गिरा। ऐसे में पुलिस की फायरिंग के बाद बुलेट्स के खोखे छत पर कैसे मिले? दलील नंबर 3, कांस्टेबल सोहन सिंह के बयानों में भी विरोधाभास है। सीबीआई जांच में सोहन सिंह ने कहा था कि उसने आनंदपाल के बर्स्ट फायर के जवाब में उस पर फायरिंग की थी, लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदलते हुए कहा कि आनंदपाल की गोली दीवार से टकराकर उसकी पीठ पर लगी थी। दलील नंबर 4, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आनंदपाल के शरीर पर टैटूइंग पाई गई। शरीर के 2 से 6 फीट की दूरी से फायर करने पर ही होती है टैटूइंग। कोर्ट ने आनंदपाल के एनकाउंटर को पूरी तरह गलत ठहराया है और आरोपी तत्कालीन पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सीबीआई की जिन दलीलों पर कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं वो वाकई अहम है। जोधपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात डूंगरपुर जिले की, जहां पर छैला खेरवाड़ा गांव के पास 21 जुलाई को असारवा जयपुर एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों ने लूटने के इरादे से ट्रैक पर लोहे के सरिये रखकर
ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की थी। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। एसपी मोनिका सेन ने बताया कि पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने ट्रेन की सवारियों से लूट की मंशा से ये योजना बनाई थी। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। मल्टीपल टीमें बनाई, मल्टीपल दबिशें दी गई और जिसके चलते आज हमने 6 मुलजिम इसमें अरेस्ट किए हैं, जिसमें कि 5 गिरफ्तार हुए हैं और 1 नाबालिग है। और ये इन 6 में से 2 हैं जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी है। इनके द्वारा अब तक के अनुसंधान में बताया गया है कि इनका मोटिव ये था कि ट्रेन रुके और इनके द्वारा कुछ लूट जैसी घटना कारित की जाए। अगली खबर अजमेर से, जहां पर एक युवक ने अमेरिका में रहने वाले एक विदेशी महिला से दोस्ती की और उसे भारत बुला लिया। यहां उसने मंदिर में उससे नकली शादी भी की और तकरीबन 19 दिनों तक उसका रेप किया। जब विदेशी महिला उसके घर पहुंची तो पता चला कि युवक पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी हैं। देखिए रिपोर्ट। विदेशी महिला से शादी का झांसा देकर रेप, फेसबुक पर फ्रेंडशिप, मंदिर में नकली शादी, ससुराल पहुंचने पर खुला भेद। अमेरिकी महिला के साथ रेप की वारदात का मामला सामने आया है। भारत घूमने आई विदेशी महिला के साथ अजमेर के रहने वाले मानव सिंह राठौर ने पहले फेसबुक पर दोस्ती की और फिर खुद को अनमैरिड बताते हुए पीड़िता को विश्वास में लिया। एक मंदिर में नकली शादी का ड्रामा किया। जयपुर और अजमेर में 3 से 21 जुलाई तक कई बार रेप किया। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब युवती ने होटल से उसके घर जाने की जिद की तो पहले युवक टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब वो घर लेकर पहुंचा तो वहां पहले से उसकी पत्नी और एक बच्चा था। ये देखकर विदेशी महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद महिला ने एनजीओ की मदद मांगी और बूदी महिला थाने में मामला दर्ज कराया। महिला ने बताया कि मानव सिंह राठौर नाम का व्यक्ति जो अजमेर निवासी है, पैसे से वकील है, उसकी फेसबुक के माध्यम से उस महिला से दोस्ती हुई थी। मानव सिंह राठौर ने बताया कि मैं अनमेरिड हूँ तथा आपसे प्यार करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। महिला ने का भी उससे अफेयर हो गया। इसी बात पर विश्वास कर महिला विदेश से अपना मकान बेचकर और अपनी नौकरी छोड़कर भारत आ गई। भारत में आकर वो अजमेर शहर पहुंची। यहाँ पर 3 जुलाई से 21 जुलाई तक उस महिला के साथ किसी होटल में व्यक्ति ने जो मानव सिंह राठौर उसने रेप किया। उसने उससे मंदिर में 15 जुलाई को शादी भी की। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई अजमेर पुलिस करेगी, लेकिन ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद कोई किसी पर कैसे भरोसा कर लेता और अपना घर बेच देता है और कैसे नौकरी छोड़ देता है। ऐसे दरिंदों से सावधान रहने की जरूरत है और किसी पर इतना जल्दी विश्वास करने से पहले अच्छे से उसके बारे में जानकारी जुटा ले। बूंदी से न्यूज़ 18 के लिए चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की खबर।